दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर की आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तिरान की खाड़ी यानी कि तिरान स्ट्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तिरान की खाड़ी गल्फ ऑफ अकाबा और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, यह सिनाई प्रायद्वीप के तट के निकट स्थित है। कथन है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, और न तो एक सही है न तो दो सही है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के जियो साइंटिस्ट सैम पुरकिस, ये नाम याद रखिएगा, सैम पुरकिस के रिसर्च से मिले निष्कर्ष के आधार पर तिरान की खाड़ी चर्चा का विषय बनी है। शोध में उन्होंने लाल सागर में मौजूद तिरान की खाड़ी में करीब 3000 फीट नीचे एक ज़मीन की परत उठी हुई देखी है। दूसरे शब्दों में कहें तो रेड सी या लाल सागर में लगभग 500 साल पुराना भूस्खलन के प्रमाण मिलने की पुष्टि की गई है। यह स्टडी हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित भी हुई है। निष्कर्ष में कहा गया है कि लाल सागर के गर्भ में एक खतरनाक आपदा जन्म ले रही है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की भूगर्भीय गतिविधि होती है तो मिस्र यानी कि इजिप्ट और सऊदी अरब में भयानक सुनामी आ सकती है। इसका प्रभाव गल्फ ऑफ सुएज पर भी पड़ेगा, और अगर यह आकृति 164 फीट खिसकती है, कितनी 164 फीट, तो इससे पैदा होने वाली जो सुनामी की लहरें हैं वो मिस्र के रिजार्ट शहर शर्म अल शेख को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगी। यहाँ तक लहर पहुंचने में मात्र 30 सेकंड से या फिर 1 मिनट का समय लगेगा। वहीं मूसा की खाड़ी तक सुनामी की लहरों को पहुंचने में 3 से भी कम मिनट का समय लगेगा। इसके कुछ ही मिनट के बाद सुनामी की लहरें सऊदी अरब तक पहुंच जाएंगी। सैम पुरकिस ने बताया है कि अगर यह चट्टान टेक्टोनिक प्लेटों को हिलने या किसी अन्य भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से हिलती या खिसकती है तो यह सुनामी की लहर पैदा कर सकती है। सुनामी की यह लहर भारत के पश्चिमी तटों पर भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सहयोग परियोजना यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जिसे एमसीसी भी कहते हैं, तो अमेरिकी सहयोग परियोजना की वजह से कौन सा देश अभी सुर्खियों में है? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि नेपाल। देखिए फ्रेंड्स, एमसीसी को अमेरिका ने हर हाल में 28 फरवरी तक नेपाल की संसद से पास करने का अल्टीमेटम दे दिया था। हाल ही में चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिका को लेकर नेपाल का बड़ा फैसला हुआ है, और नेपाली संसद ने एमसीसी को बहुमत से पारित भी कर दिया है। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली $50 करोड़ की अनुदान राशि समझौते को नेपाल की संसद की ओर से स्वीकृति प्रदान किए जाने से नाराज चीन ने कहा है कि वाशिंगटन की दबाव की कूटनीति से अन्य देशों की समृद्धता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एमसीसी अमेरिका की, भारत की नहीं वरन अमेरिका की एक द्विपक्षीय विदेशी सहायता एजेंसी है, जिसे अमेरिकी संसद ने 2004 में पारित किया था, और यह विदेश मंत्रालय और यूएसएड से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी है। नेपाल और अमेरिका ने 2017 में एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य नेपाल के बुनियादी ढांचे जैसे कि विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 24 से 26 फरवरी तक, अभी हाल ही में 24 से 26 फरवरी के बीच वर्चुअल तरीके से आयोजित आईपीसीसी की महत्वपूर्ण रिपोर्ट में जिन 3 भारतीय शहरों का उल्लेख किया गया, उनमें से कौन सा शहर इस लिस्ट में शामिल नहीं है? सही जवाब है कोच्चि शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी आबादी खतरे में है। तमाम कोशिशों के बावजूद इकोसिस्टम में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर अनुमान करें कि तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ोतरी होती है तो भारत में चावल का जो उत्पादन है यह 10 से 30% तक, जबकि मक्के का उत्पादन 25 से 70% तक घटेगा। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही एशिया में कृषि और खाद्य प्रणालियों से संबंधित जो जोखिम है पूरे क्षेत्र में अलग अलग प्रभावों के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। 14 से 26 फरवरी तक वर्चुअल रूप से आयोजित आईपीसीसी की रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन और रूस ने भी अनुमोदन किया है। इस रिपोर्ट में भारतीय शहर सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर के जलवायु परिवर्तन से निपटने के तौर तरीकों का यानी कि जो पॉजिटिव तरीके से
सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर जलवायु परिवर्तन को मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में भी सकारात्मक तरीके से इसमें जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था और इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES को अंगीकृत किया गया था। यही वजह है कि इस दिवस को 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में 900 से ज़्यादा दुर्लभ प्रजातियां खतरे में हैं। विश्व धरोहर को गंवाने वाले देशों की लिस्ट में दुनिया भर में भारत का जो स्थान है चीन के बाद 7वां है। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो जरूर याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा को 28 फरवरी से 6 माह के लिए बढ़ाया है? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि असम सरकार ने। तो असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को 28 फरवरी से 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। असम सरकार ने पिछले साल 28 अगस्त से राज्य के अशांत क्षेत्र की स्थिति को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिससे अफस्पा जारी रहा। अफस्पा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से राज्य सरकार की समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 जनवरी 2022 को कहा था कि 5-6 जिलों को छोड़कर असम से सेना को वस्तुतः वापस ले लिया गया था और जब अफस्पा का नवीकरण होगा तो राज्य सरकार कुछ व्यवहारिक निर्णय लेगी। आपको याद दिला दें कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के विशेष अधिकार को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स किस देश में होंगे? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वियतनाम में। तो वियतनाम में यह आयोजन कब होगा? 12 से लेकर 23 मई तक। दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो कि 2 साल में एक बार आयोजित होता है। यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। इस खेल में कुल 526 आयोजन होंगे, 40 खेल खेले जाएंगे। 10,000 से जो प्रतियोगी हैं लगभग 10,000 प्रतियोगी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस खेल का लक्ष्य है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। इसका मोटो है 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित किए जाएंगे 2023 में, नेक्स्ट ईयर। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि यूक्रेन। तो फ्रेंड्स यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी स्टार्ट की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से यह जो सदस्यता मिली है यूक्रेन को, ये काफ़ी अहम है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखना कि 1 मार्च को मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा को महत्व देने के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम है आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। याद रहे कि 2 मार्च को मनाया गया था सिविल लेखा दिवस, 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को होगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 13 मार्च को होगा नो स्मोकिंग डे और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बाकी के जो दिवस हैं वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा BSES यानी कि बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सहायक कंपनी है और नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किया गया है।
यह मशीन एक समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकती है। और आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज यानी कि 3 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।